हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ स्टाफिंग। और इसमें ऑलरेडी मैं एक वीडियो कवर कर चुकी हूँ जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं स्टाफिंग के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग के साथ साथ उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपका नीड, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा स्टाफिंग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या लेना देना है, एचआरएम होता क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और हमने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा था, कुछ 6-7 स्टेप्स थे वो हमने कवर किए थे। ये सारी चीज़ें, यहाँ तक की सारी चीज़ें जो हैं, ये 4 पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो अभी तक तो ज़रूर देख लेना, आई बटन पर क्लिक करोगे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर जिन्हें हम एलिमेंट्स या आस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, एक ही बात है। और फिर हम पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि हमारा कंपोनेंट्स क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है और एलिमेंट्स क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब इट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स की। तो देखो कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स 3 हैं अपन के पास। क्या क्या है स्टाफिंग के, कितने कंपोनेंट्स हैं, वी हैव 3 कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, आपका सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। तो 3 चीज़ें हो गई ना, और ये तीनों वर्ड्स आप ऑलरेडी इस चैप्टर में ही पढ़ चुके हो। तो रिक्रूटमेंट याद रखना है, सिलेक्शन याद रखना है, ट्रेनिंग याद रखना है। कैसे याद रखोगे, शॉर्ट में याद रख लो। कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, RST। ठीक है, RST समझ आ गया। RST मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब एक एक करके समझते हैं पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट क्या होता है, देखो इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अपना नए एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, 20 पोस्ट्स वेकेंट हैं। कितनी, 20 पोस्ट्स वेकेंट हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 20 बंदों को पकड़ के लाऊंगी कि आ जाओ तुम हमारी इस जॉब प्रोफाइल पे, इस पोजीशन पे एकदम फिट हो, तुम ये नौकरी करने लगो, ऐसा नहीं होगा ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं एक एडवर्टीजमेंट निकालूंगी, या फिर मतलब मैं किसी ना किसी तरीके से लोगों को अवेयर करूंगी, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाऊंगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी इतनी पोस्ट इस तरीके की वेकेंट हैं, इतनी इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी। तो क्या होगा, सिर्फ 20 लोग तो नहीं आएंगे ना, 20 की जगह बहुत सारे लोग आएंगे ऑब्वियसली। अब जैसे आप क्या करोगे, कॉलेज में एडमिशन लोगे, इसके बाद ठीक है आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो क्या होगा, मान लो जैसे नीट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज में क्या है, 20 सीट है सिर्फ, ठीक है, 20 सीट हैं। तो उस 20 सीट पे सिर्फ 20 लोग तो नहीं फॉर्म भरते हैं ना, हज़ारों भरते हैं। तो वो क्या है, वो रिक्रूटमेंट है, मतलब लोगों को पूल करना, पूल मतलब इकट्ठा। तो लोगों को इकट्ठा करना, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उन तक जानकारी पहुंचाना, जिससे कि लोग आए, अट्रैक्ट हो हमारे इस जॉब प्रोफाइल की तरफ, इस जॉब पोजीशन की तरफ। तो ये सारा क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट। तो 20 पोजीशन खाली थी, तो मैंने क्या किया, जब ऐसे जानकारी पहुंचाई लोगों तक तो 100 लोग आ गए। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट। अब इन 100 का मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा प्रोसीजर है सिलेक्शन करने का, कि अगर मेरे को पहले रिटन टेस्ट लेना है, फिर मुझे इंटरव्यू लेना है, फिर मुझे पर्सनालिटी टेस्ट लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब बहुत सारा प्रोसेस करके मैं बेस्ट 20 इसमें से सिलेक्ट करूँगी। 20 क्यों, क्योंकि मेरे पास वेकेंट पोस्ट कितनी है, 20 से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकती। तो इन 100 में से मैं क्या करूँगी, 20 को सिलेक्ट कर लूँगी, और बचे हुए जो 80 हैं उनको कर दूँगी मैं टाटा बाय बाय, अपने घर जाओ तुम, ठीक है। और ये 20 हो गए सिलेक्ट। तो ये जब मैं सर्च कर रही थी, मैंने लोगों को इकट्ठा किया था, ये वाला फेज़ ये हमारा कहलाता है रिक्रूटमेंट। फिर क्या हुआ, मैंने 100 में से 100 लोग इकट्ठे हो गए। अब मैंने उनमें से 20 को जब सेलेक्ट कर लिया, तो ये होता है सिलेक्शन। अब ये जो सेलेक्ट हो गए, अब ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन 20 लोगों को ट्रेनिंग दूंगी। क्या करूँगी, मैं इन 20 लोगों को ट्रेनिंग दूंगी। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। स्टाफिंग की 3 चीज़ें होती हैं, आई मीन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। प्रोसेस है जिसमें हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सिर्फ फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स परसुएडिंग पीपल, लोगों को मनाना। अब कैसे मना रहे हो, चाहे ऐड करके मनाओ, चाहे लोगों को बार बार कॉल करो,
कॉल्स वगैरह आते हैं, या कैसे भी करो, मतलब आपको रिक्रूटमेंट करना है, लोगों को मनाना है टू अप्लाई फॉर द अवेलेबल पोजीशंस, ठीक है, कि आप अप्लाई करो। अप्लाई कर दिया इसका मतलब नौकरी पक्की नहीं है, अभी आपको और काम करना पड़ेगा, आपके पास इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे टेस्ट लिया जाएगा, तब नौकरी पक्की हुई इफ़ यू गेट सेलेक्टेड। अब फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। अब लोग आ गए, 100 लोग आ गए, अब सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल एंड हायरिंग द बेस्ट पीपल। अब उन 100 का मैं पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करूंगी कि कौन मेरी इन पोस्ट के लिए एकदम सूटेबल है, एकदम बढ़िया है, एफिशिएंट है, बढ़िया काम करेगा, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, ये सारी चीज़ें। तो उसका सबका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करूंगी और बेस्ट पीपल जो होंगे उनको हायर करूंगी, जो बेस्ट 20 होंगे। दिस इज डन बाय शॉर्ट लिस्टिंग एंड चूजिंग द डिजर्विंग कैंडिडेट। तो शॉर्ट लिस्ट कर लिया, फिर उनमें से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको चूज किया, और क्या किया? एलिमिनेट कर दिया दोज हु आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब। तो 100 में से 20 सेलेक्ट कर लिया, 80 घर भगा दिए मैंने। फिर आता है ट्रेनिंग। अभी जो 20 सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इनकी होगी ट्रेनिंग। तो प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज विद एन आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ वर्क दे आर सपोज टू डू, कि उनको काम करना कैसा है। अब ऐसा नहीं है ना उनको सारा काम आता है, आपकी कोई नए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हो, कोई नए एप्लीकेशंस यूज़ होती हो, कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो वो सब सिखाओगे कि कैसे करना है, क्या क्या काम करना है। इट इज़ अ वे ऑफ कीपिंग द एम्प्लॉयज़ अपडेटेड, उनको अपडेट करो ऑन द वे ऑफ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, मतलब उनको सारी चीज़ें सिखाना, उनको ट्रेन करना बेसिकली। तो तीनों प्रोसेस समझ आ गए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। अब हम इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, समझ आ गया रिक्रूटमेंट होता क्या है, पर अब रिक्रूटमेंट होता कैसे है। सबसे पहला क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप्स वगैरह, सिलेक्शन के पढ़ेंगे, फिर ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट होता कैसे है, देखो, या तो हम अंदर से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं विद इन, या फिर हम आउटसाइड, बाहर से। किसका विद इन, किसका आउटसाइड? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ही अंदर से या फिर उसके बाहर से। अब अंदर और बाहर से हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपका जो एक्सटर्नल हो गया वो हो गया आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल के क्या तरीके होते हैं? इंटरनल के सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं, जो कि है ट्रांसफर एंड प्रमोशंस। दोनों नाम सुने होंगे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसको नहीं पता हो कि भैया ट्रांसफ़र क्या होता है और प्रमोशन क्या होता है। देखो, ट्रांसफ़र क्या होता है सबको पता है, एक सेकेंड। ट्रांसफ़र क्या होता है सबको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र जब होता है ना, अरे हाँ, तो तीन चीज़ें आती हैं। देखो, एक तो हमारे पास आती है अथॉरिटी, ठीक है, एक हमारे पास आता है अथॉरिटी, नहीं यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। एक हमारे पास देखो क्या आता है, अथॉरिटी आती है एक हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और एक हमारे पास आती है, एक तरह से आप कह लो हमारी वेजेस या सैलरीज या कॉम्पनसेशन वगैरह। यहाँ पर लिखती हूँ मैं आपका ट्रांसफ़र, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका ये ट्रांसफ़र, ठीक है, ये हो गया टी फॉर ट्रांसफ़र और पी फॉर प्रमोशन, ठीक है, ये आपका ट्रांसफ़र हो गया, ये प्रमोशन हो गया। अब जब ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह होता है, अब जैसे आगरा का डीएम है, उसको बिठा दो तुम लखनऊ के डीएम की जगह, तो क्या हुआ? उसकी अथॉरिटी में चेंजेस आए? नहीं, वो पहले भी डीएम था, अभी भी डीएम हो। ट्रांसफ़र में अथॉरिटी सेम रहती है, तो ट्रांसफ़र में क्या होगा? अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं होगा, अथॉरिटी सेम रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सेम रहेगी? बिल्कुल, जैसे उसे आगरा को संभालना था, आगरा एक डिस्ट्रिक्ट, ऐसे अब उसको लखनऊ को संभालना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम रहती है। वेजेस, क्या उसकी वेजेस में चेंज आ सकता है? शायद आ सकता है, डिपेंड करता है, तो हम श्योर नहीं हैं, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, उसकी जो पी से मैंने क्या बताया था, ट्रांसफ़र और हाँ प्रमोशन। प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो प्रमोशन मतलब छोटी पोस्ट से दूसरी अपर पोस्ट पर। प्रमोशन मतलब हमेशा यही होता है, प्रमोट करना, किसी को आगे ऊपर पहुंचाना। तो प्रमोशन में क्या अथॉरिटी चेंज होती है? नहीं, अथॉरिटी चेंज होगी ऑब्वियसली। अगर कोई क्लर्क मान लो, जैसे कोई क्लर्क है बैंक में, अब उसको बना दे मैनेजर, तो अब उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा पावर्स हैं, तो क्या होगा? अथॉरिटी में चेंज आएगा, यानी कि अथॉरिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चेंज होगी? ऑब्वियसली क्लर्क की क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम होती है, पर अब वो मैनेजर बन के उसको पूरा ब्रांच संभालना है, तो ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आएगा। वेजेस में चेंज आएगा डेफिनेटली, क्लर्क की सैलरी कम होगी, मैनेजर की सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इसमें भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है कि इसे मैं हटाती हूँ। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, यहाँ पे रॉन्ग करना है। अथॉरिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कहाँ गया कर्सर भाई,
अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आएगा, पर हाँ वेजेस में पॉसिबल है कि आ जाए और ना भी आए। तो ये एक टेबल सा याद रखना है। तो ट्रांसफर और प्रमोशन ऐसे होता है। अब मान लो आगरा का डीएम की पोस्ट वेकेंट है, उनका मान लो रिटायरमेंट हो गया, तो लखनऊ वाले को बुलाया, अच्छा ठीक है आप यहाँ पर आ जाओ, या फिर कोई आगरा में ही कोई नीची पोस्ट पर होगा, उसको प्रमोट कर दिया कि अब आप डीएम बन जाओ। तो इस तरीके से हम फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। समझ आया? हमको बाहर नई भर्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने लोगों को बुलाया ही नहीं कि आओ आओ आप फॉर्म भरो, एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, तब आगरा का डीएम बनो। नहीं, जो एग्जिस्टिंग थे उन्हीं में से ही हमने काम चला लिया। तो वो होता है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आउटसाइड का क्या होता है? आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल, समझ आ रहा है नाम से। तो एक्सटर्नल में देखो क्या होता है, एक्सटर्नल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मतलब तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब आपने क्या किया, जगह जगह पर एडवर्टीजमेंट लगा दिए, आओ भैया जॉब मतलब यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है। जैसे स्कूल्स वगैरह के आपने देखे होंगे, वॉक इन इंटरव्यूज हैं, आओ इंटरव्यू दो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले फॉर्म भरो फिर एग्ज़ाम दो, फिर मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। फिर आता है कैजुअल कॉलर्स। लोग कॉल करते रहते हैं, कंपनी वाले, ऑर्गेनाइजेशंस वाले, वो क्या करते हैं, नंबर्स वगैरह ले लेते हैं कि एक डेटा सा ले ले कि ये इंसान इस कंपनी में काम करते थे, अब ये छोड़ जा चुके हैं, अब उन्हें पता है कि ये भाई खाली बैठे हैं, नल्ले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इनको जॉब ऑफर देते हैं, तो कैजुअली कॉल करते हैं। फिर होता है एडवर्टाइजिंग। आपको पता ही है कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, अखबार में ले लो, कहीं भी ले लो। जैसे अखबार में अगर हम देखें, छोटी पोस्ट का इतना एडवर्टीजमेंट नहीं आता, पर बड़ी जो पोस्ट होती हैं उनका अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स में आता है। छोटी पोस्ट का छोटे मोटे न्यूज़पेपर्स में आता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं, देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करते हैं। कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो एज अ इंटरमीडिएरी काम करती है। यहाँ पे वो क्या करती है, लोगों को बुलावा देती है कि अच्छा अच्छा आओ नौकरी लो, और वहाँ से ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, तो वहाँ पे वो दोनों मिल जाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इकट्ठी हो गई उस जगह पर, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नौकरी चाहिए वो भी इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो जाता है। फिर आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, जो प्लेसमेंट कराती हैं, नौकरियाँ दिलवाती हैं, ठीक है। फिर होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। जब आप कॉलेज में जाओगे आपको पता चलेगा, जैसे MBA वाले हो गए, BTech वाले हो गए, उनको क्या होता है, उनका कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है। मतलब कैंपस में बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, MNCs आती हैं, वो इंटरव्यू लेती हैं और वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर कर लेती हैं कि ठीक है आप हमारे यहाँ नौकरी करो। फिर होता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी जुगाड़ है, वो उसकी सिफारिश है कि ये इंसान है, इसको भी नौकरी पर रख लो, तो ये भी हो सकता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा लेबर मिलती है। तो वो क्या करते हैं, दिमाग में रखते हैं अपने माइंड में कि अच्छा अगर इस काम के लिए लेबर चाहिए तो वो उस एरिया में मिलेगी, तो वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं उस जगह पर। फिर होता है एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी पे ऐड आता ही रहता है, न्यूज़ वगैरह में देख लो या कहीं भी देख लो। और वेब पब्लिशर्स क्या हो गए, जैसे आपका naukri.com, joberia.com, ये सारी चीज़ें मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं। इंटरनल में तो सिर्फ दो ही हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन, ठीक है। ट्रांसफर में क्या होगा, अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेजेस में हो सकता है आए ना आए, पर प्रमोशन में तीनों में ही चेंज आएगा डेफिनेटली। एक्सटर्नल सोर्सेज आपको पता चल गया, तो हमारा रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपके इंटरनल के भी और एक्सटर्नल के भी। तो सबसे पहले हम इंटरनल के पढ़ते हैं। ये हो गए आपके, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टिक बना हुआ है मेरिट्स। मेरिट्स क्या है, देखो हायर मोटिवेशनल लेवल। हायर मोटिवेशनल लेवल मतलब अब कोई इंसान है, उसका अच्छी जगह पर ट्रांसफर हो गया तो वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। इंटरनल मतलब प्रमोशन और ट्रांसफर की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, यानी कि प्रमोशन और ट्रांसफर के ही मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ये याद रखना है। तो अगर कोई अच्छी जगह ट्रांसफर हो गया तो वो प्रमोट होएगा, या फिर किसी को छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे ले गए तो भी वो मोटिवेट होएगा, है ना। फिर होता है सिंपल प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस, ज़्यादा एग्जाम और ज़्यादा इंटरव्यू, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं चलेगा। डेवलप्स फ्यूचर मैनेजर्स, यहाँ पे लोग और ज़्यादा नई चीज़ें सीखेंगे, फ्यूचर मैनेजर्स डेवलप होंगे। नो ओवर और अंडर स्टाफिंग। ओवर और अंडर स्टाफिंग की यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। इकोनॉमिकल होता है, मतलब क्योंकि एग्जाम और इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें, मतलब जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें एक्चुअली बहुत खर्चा जाता है। मेडिकल एग्जाम हो गए, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गए, ये सब में, पर ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है। फिर आते हैं इसके डीमेरिट्स क्या क्या है। हम देखो, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। आपने क्या किया, कोई फ्रेश कैंडिडेट नहीं लिया। आजकल के जो लोग हैं, नए जो लोग आ रहे हैं, वो नई चीज़ें सीख करके आते हैं, पर आपने एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उन्हीं को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट पे। या फिर आपने क्या किया,
एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास फ्रेश टैलेंट, आपको नए लोग नहीं मिले, उनकी नई स्किल्स नहीं मिल पाई। डिक्रीज इन एंथुजियाज्म लेवल, डिक्रीज इन एंथुजियाज्म लेवल, क्योंकि देखो कोई भी इंसान थोड़ा बहुत बोर सा हो जाता है एक ही काम कर करके, या फिर एक ही जगह पर काम करके, एक ही तरीके का काम करके, तो उसमें उतना ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं रहता शायद, ठीक है। या फिर जो लोग हैं ऑलरेडी, जो पहले से ऑलरेडी जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वो भी सोचेंगे कि यार मतलब थोड़ा सा एक दिमाग में रहता है, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी, अब उसके पास जब एंथुजियाज्म नहीं है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी लो होगी। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होगा कि भाई वही काम करना है, इसी जगह पर काम करना है, यही सारा काम है, तो मतलब उसको कोई कंपेटिटर नहीं मिलेगा, कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। अब यहीं अगर कोई नया इंसान आता बाहर से, हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते, नई चीज़ें सीख के आता, और लोग भी थोड़ा और मोटिवेट होते, वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करते, compete करते उससे। पर यहाँ पे क्या है, वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें हैं। फिर आता है लिमिटेड चॉइस, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है। अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो और सारे लोग आ सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड चॉइस ही है कि हमको या तो इन्हीं को ही रिक्रूट करना है, मतलब इन्हीं का ट्रांसफर करना है, या फिर इन्हीं का प्रमोशन करना है। तो ये सारे हो गए मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके, इंटरनल के। अब यहाँ पे आ जाती है बात एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में देखो क्या है, एक्सटर्नल की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मेरिट्स। मेरिट्स यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे ऑब्वियसली आपको। लोग खूब पढ़े लिख करके आजकल खूब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, इतनी महंगी महंगी डिग्रियाँ ले रहे हैं, कहाँ विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, और फिर वो बहुत मेहनत करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जाम, ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, 20 लोग चाहिए थे, हमने तो 100 को बुला लिया, तो 100 में से चुनना है अब अपने को, ठीक है। फ्रेश टैलेंट होता है, जिसकी कमी हमने इंटरनल में देखी थी, इंटरनल में फ्रेश टैलेंट नहीं होता पर इसमें होता है। कंपेटिटिव स्पिरिट होती है, लोग आजकल खूब कंपटीशन इतना बढ़ ही गया, आपको दिखता ही है, तो कंपेटिटिव स्पिरिट होती है। पर अब बात आती है इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, इसके भी कोई डीमेरिट्स हैं, यस, जैसे कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब मान लो जैसे कि क्या है, अभी रिसेंटली ना मेरी कज़िन की बैंक में जॉब लगी है, वो मेरे बराबर ही है, तो वहाँ का जो स्टाफ है ऑलरेडी, थोड़े आपने देखा होगा बैंक में थोड़े बुड्ढे बुड्ढे से लोग होते हैं जो रिटायर होने को है, अब वो एकदम जवान है, मतलब जवान एज इन हमारी एज की ही है, मेरी एज की है, 23-24 साल की है। तो वो क्या है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में ना डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, क्योंकि वो देखेंगे कि यार ये तो नई लड़की आई है, इसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, इसको ज़्यादा चीज़ें आती होंगी, हमसे अच्छा काम करेगी, अच्छी तारीफ पाएगी, अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, तो एक काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अराइज हो सकता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में। फिर क्या है, ये लेंदी प्रोसेस बहुत होता है, इसमें महीनों लग जाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे यार बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, इनके एग्जाम्स के रिजल्ट कितना कितना लेट लेट आते हैं, तो ये क्या है, इनमें बहुत टाइम लगता है, और कॉस्टली प्रोसेस तो भैया है ही ऑब्वियसली। तो ये हो गए एक्सटर्नल इंटरनल के मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये है इंटरनल, ये है एक्सटर्नल। सबसे पहले बात आती है इंटरनल की, तो इंटरनल में क्या है, मेकिंग यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही हम यूज़ कर रहे हैं टू फिल अप वेकेंट जॉब्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्चिंग एंड फिलिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाता है हमारा एक्सटर्नल। यहाँ पे क्या है, लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि या तो ट्रांसफर करो या फिर प्रमोशन करो, पर यहाँ पे वाइड चॉइस होती है क्योंकि बहुत सारे लोग आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये हमने पढ़ा, क्योंकि ज़्यादा खर्च नहीं होता इसमें, एग्जाम इंटरव्यू ये सब चीज़ें नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, इट इज़ कॉस्टली एज अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ऐड करोगे तभी तो लोग आएंगे एक्सटर्नली। फिर यहाँ पे क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फटफट हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग स्टाफ मोटिवेट होता है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, वो लोग मोटिवेट होते हैं, मैंने बताया ना। पर यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग स्टाफ में डीमोटिवेशन या डिससेटिस्फैक्शन अराइज होता है, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड एंड फ्रेश टैलेंट, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं होगा यहाँ पे, पर यहाँ पे फ्रेश टैलेंट हमको मिलता है क्योंकि हम एक्सटर्नली लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कंप्लीट, यानी कि हमारा रिक्रूटमेंट वाला जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट। अब ये जो आपको चार्ट सा दिख रहा है, इसमें सारी चीज़ें हैं, ये रिक्रूटमेंट के देखो, यहाँ से ये आपका देखो प्रोसेस हो गया, ठीक है, कैसे कैसे होता है। फिर यहाँ पे क्या है, एक हमारा सोर्सेज, ये हमारे सोर्सेज हैं, ये इंटरनल है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल है, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर ये इंटरनल के मेरिट्स और लिमिटेशंस, फिर ये एक्सटर्नल के मेरिट्स और ये इसके डीमेरिट्स। तो ये जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें, तो एक चार्ट सा एक बार और फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की। 3 चीज़ें थी ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हो गया, अब सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है मैंने बता दिया, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, फलाना फलाना, ठीक है, और जो नहीं सूटेबल है उनको तुम टाटा बाय बाय करके ख़त्म कर दो। अब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं देखो। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है,
फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, मेडिकल एग्जाम होता है, जॉब ऑफर होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टोटल 8 आपके स्टेप्स हैं जो कि आपको लाइन से याद करने हैं। अब याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो हूँ याद कराने के लिए, फटाफट से हम एक एक करके समझते हैं, याद हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब ये क्या होती है, इसमें क्या करता है मैनेजर जो होता है वो शॉर्ट लिस्ट करता है कैंडिडेट्स को और एलिमिनेट कर देता है दोज हु आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब ऑन द डिटेल्स मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे ही ऑब्वियसली, किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सारी चीज़ें देखेंगे, वो कहाँ कहाँ पे आपने जॉब की है, क्या क्या आपको आता है क्या नहीं आता है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे, मतलब आपने जो भी अपना डेटा भरा है उसी के बेसिस पे वो स्क्रीनिंग कर लेंगे और वो देखेंगे कि आप इसके लिए सूटेबल हो भी या नहीं। तो अगर हो तो ठीक है, रख लेंगे आपका, फिर आगे और प्रोसेस करेंगे, टेस्ट वेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, नहीं हो तो वहीं से भगा देंगे। तो ये होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्योंकि सिलेक्शन में मैंने क्या बताया था, 100 में से हमको 80 को भगाना है, 20 को ही तो रखना है। और वो जो 20 रखेंगे उनके लिए भी बहुत सारे तामझाम रखने हैं हमको, मतलब 20 बेस्ट 20 जो सेलेक्ट करने हैं उनके लिए भी बहुत सारी प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी देखते हैं एप्लीकेंट्स की, अगर वो सूटेबल है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर अब हम लेते हैं सिलेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मेथड दैट इज ईदर अ रिटन टेस्ट और एन एक्सरसाइज दैट ट्राइज टू फाइंड आउट सम पर्टिकुलर स्किल और एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज ईदर बेस्ड ऑन देयर मेंटल एबिलिटी, पर्सनैलिटी, फिजिकल कैपेसिटी, माइंडसेट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लो मैंने क्या बताया था, 100 लोग आ गए, ये हो गया रिक्रूटमेंट। 100 में से लेट अस सपोज 10 लोग ऐसे निकले जिनका ना मेरे को लगा कि यार ये क्वालिफाइड नहीं है या फिर इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है उतना जितना मेरे को चाहिए, तो 10 को मैंने भगा दिया, बचे कितने, 90। अब इन 90 में से मैं क्या करूँगी, इन 90 का आगे सिलेक्शन टेस्ट लूँगी। सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, जो रिटर्न हो सकता है, यूजुअली रिटर्न होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आप क्या सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, उसके बेसिस पे टेस्ट लिया जाता है। अब ये भी अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। ये सारे ही टेस्ट आपने खुद से पढ़ने हैं, बहुत इजीली लिखे हुए हैं, सिंपल सरल शब्दों में लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे टेस्ट आपको पढ़ने हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, और कौन सा है, ट्रेड और इंटरेस्ट। ठीक है, क्या क्या है, PAPTI, ठीक है, इंटेलिजेंस IAPTI है, ओके, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, 2 आई है, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, फिर पर्सनालिटी, एटीट्यूड और ट्रेड, ये आपने याद रखना है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं सिलेक्शन टेस्ट में। अब हमने सिलेक्शन टेस्ट ले लिया, उसमें से भी कुछ लोग फेल हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू तो आप लोगों को पता है, ये काइंड ऑफ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। दो कौन होते हैं, एक तो इंटरव्यूअर जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, और एक इंटरव्यूई, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिख रहा होगा इंटरव्यू, ये लिखा, ठीक है, इंटरव्यू जिसका इंटरव्यू हो रहा है। तो ये क्या होता है, टेस्ट होता है जिससे कि हम इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। क्योंकि हमने नॉलेज टेस्ट तो सिलेक्शन टेस्ट में ले लिया रिटन टेस्ट के थ्रू, पर इंटरव्यू में आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं लेते। हालांकि क्वेश्चन तो वो वही पूछते हैं, पर उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि आप आंसर कैसे कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, आप कितना सही तरीके से बातें करते हो, क्या तरीका है आपका बैठने का, पोस्चर, जेस्चर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इंटरव्यू में। तो वो ये सारी चीज़ों का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इज टू क्वेश्चन द कैंडिडेट एंड ऑब्टेन एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल एंड इन्फॉर्मेशन विद द कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें मतलब वो कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनैलिटी, ये सब चेक करेंगे। फिर होगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। मान लो आपने इंटरव्यू पास कर लिया, अब होंगे रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स, मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा है और आप जिस रेफरेंस से आए हो वो पूछताछ करेंगे उन लोगों से थोड़ी, ठीक है। तो क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द रेफरेंसेस में ऑल्सो भी रिक्वेस्टेड, वो आपसे मांगेंगे टू बी प्रोवाइडेड टू अटेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। तो लोगों से पूछते हैं कि भाई इंसान है कैसा, इसका पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं क्राइम व्राइम करके आया हो, किसी को गोली बोली मार दी हो और भगा दिया हो पिछले ऑफिस से, कोई इसीलिए यहाँ पे आ गया, ऐसे नहीं, ठीक है। द रेफरेंसेस कैन बी एनीवन हु नोज द एप्लीकेंट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, कोई भी हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी उसको जानते हैं।
ये हो गया। तो क्या क्या पढ़ा हमने, 4 स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर सिलेक्शन टेस्ट जिसमें बहुत 5 टेस्ट थे, ठीक है, पांचों टेस्ट के फटाफट से नाम लिखना। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट क्लियर कर लिया, अब रेफरेंसेस देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे। अब वो सिलेक्शन का डिसीजन लेंगे कि इसको रखना भी है कि नहीं। अब मान लो आपका बैकग्राउंड बहुत मस्त है, बढ़िया है, अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। अब द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट, इंटरव्यू राउंड्स एंड रेफरेंस चेक्स अल्टीमेटली गेट सेलेक्टेड फॉर द फाइनल डिसीजन। अब वो फाइनल डिसीजन के लिए सेलेक्ट हो गया। अब फाइनल डिसीजन में तय होगा कि इसे रखना है कि नहीं नौकरी पे। इन द प्रोसेस द ओपिनियन ऑफ कंसर्न्ड मैनेजर्स मेक्स द कंक्लूडिंग डिसीजन, और ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं खुद से मिल करके। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिकल। अब आप फाइनली सेलेक्ट हो गए, जब हमारा फाइनल डिसीजन हो गया है, सिलेक्शन डिसीजन आ गया, मतलब आप सेलेक्ट हो गए हो। अब ये क्या है, छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती है मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको कोई हाई फाई बीमारी तो नहीं है, आपसे कोई ऐसा काम करा और आप हार्ट पेशेंट हो तो आपको तो भगा देंगे पहली फुर्सत में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है टू प्रूव दैट दे आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, और ये सारी चीज़ें। फिर होता है जॉब ऑफर, आपको जॉब ऑफर दे दिया जाएगा। इज टू प्रोवाइड टू ओनली दोज हु हैव पास्ड ऑल द प्रायर ऑब्स्टिकल्स, तो उनको दिया जाता है जिन्होंने पिछले 6 स्टेप्स सारे पार कर लिए हैं। तो जॉब ऑफर इज प्रोवाइडेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट का लेटर दे दिया जाएगा कि अच्छा अब आपकी नौकरी पक्की है, आप इतने टाइम से इतने बजे से इस जगह पर अपॉइंट हो जाओगे, मतलब अपॉइंटमेंट आपको हो गया है, आपको यहाँ से इस टाइम से नौकरी ज्वाइन करनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसमें बेसिक तो नहीं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपका सम ऑफ द डिटेल्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड आर जॉब टाइटल, आपकी नौकरी मतलब पोजीशन क्या है, ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रेट्स ऑफ पे, क्या क्या पेमेंट मतलब कैसे पेमेंट मिलेगा, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे आपको, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, वर्क रूल्स, वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स, इलनेस ग्रीवेंसेस, फलाना फलाना, मतलब सारी चीज़ें नौकरी से रिलेटेड। तो ये आपके 8 मतलब आपके स्टेप्स हैं जो आपने याद रखने हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं दोबारा से एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्या था, प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्री एग्जाम या फिर एग्जाम तो नहीं एक्चुअली, स्क्रीनिंग, ठीक है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। इसके लिए जब हम सेलेक्ट हो गए, मतलब इसको पास कर लिए, तो फिर हमारा होता है सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें हमारे 5 टेस्ट आते हैं। सबसे पहला आता है एक, मतलब सबसे पहला नहीं, एक आता है इंटेलिजेंस, आई फॉर इंटेलिजेंस, पी फॉर पर्सनालिटी, आई फॉर इंटरेस्ट, ए फॉर एप्टीट्यूड, टी फॉर ट्रेड। 5 टेस्ट हो गए। फिर हमारे पास आता है इंटरव्यू, क्या आता है फिर हमारे पास, इंटरव्यू। चौथा हमारे पास आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। फिर हमारे पास आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आएगा छठवां, क्या था आपका, जॉब ऑफर, ठीक है। और 7th हमारे पास क्या आ जाता है, कहाँ लिखूँ, 7th हमारे पास आ जाता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। और फिर फाइनली 8th हमारे पास आ जाता है आपका, 8th हमारे पास क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे स्टेप्स आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा सिलेक्शन खत्म होता है टॉपिक। तो सिलेक्शन की ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, प्रोसेस है आपका ये। और ये टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, किस में आते हैं, ये सिलेक्शन टेस्ट में आते हैं। ये जो टेस्ट है ना, ये इस वाले पॉइंट में आएंगे। हाय एक सेकेंड, ये वाला जो आपका पॉइंट दिख रहा है सेकंड वाला, सिलेक्शन टेस्ट, इसमें आते हैं ये सारे टेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड, इंटरेस्ट। तो ये आपको याद रखना है। फाइनली अब हमारे पास ये आता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों ही अलग हैं, ये तो आपको समझ आ गया है, पर अलग क्या है इनमें, डिफरेंस क्या है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिर्फ हम ढूंढ रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो सर्चिंग फॉर अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई, उनको एनकरेज करना, अट्रैक्ट करना। पर यहाँ पे क्या है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो हमने 100 रिक्रूट किए हैं ना, 100 बंदे फाइंड करें, इनमें से बेस्ट 20 अपने को चाहिए। तो आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। फिर ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लोग स्टिमुलेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, अच्छा हमको नौकरी मिलेगी, वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। पर ये नेगेटिव प्रोसेस है सिलेक्शन, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि जितनी पोस्ट वैकेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। फिर ये क्या है, इसका एम है टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, जिस लोगों को इकट्ठा करना बहुत सारे, जिसमें से हम बेस्ट काउंट मतलब बेस्ट आपके सेलेक्ट कर लें। इसका क्या मोटो होता है, टू इंश्योर दैट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, बेस्ट 20 बेस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स सेलेक्ट हों। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स और हर्डल्स कुछ भी नहीं है, पर इसमें मल्टीपल प्रोसेस हैं, मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, 8 स्टेप्स है, ठीक है। फिर ये स्टार्ट होती है बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस, ये स्टार्ट होता है आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये फर्स्ट स्टेप है हायरिंग प्रोसेस का,
और ये सेकंड स्टेप है जो कि रिक्रूटमेंट के बाद आता है, ट्रेनिंग के पहले आता है। ये एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है, मतलब सस्ता, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्रूटमेंट में क्या ही करना है अपने को, पर ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस। लास्ट हमारे पास आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमने 20 लोग जो मतलब सिलेक्ट कर लिए, अब उनको ट्रेनिंग देनी है, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। कैसे करना है, ट्रेनिंग क्या है ये मैंने बता दिया। इट्स इज अ प्रोसेस बाय विच स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीज, हम इंक्रीज करते हैं। ये एम्प्लॉयज को हेल्प करती है टू ग्रास्प न्यू स्किल्स एंड यूटिलाइज द नॉलेज प्रोवाइडेड। और ये सिर्फ नए एम्प्लॉयज़ को नहीं, करंट स्टाफ को भी ज़रूरी होती है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सबके लिए इन शॉर्ट वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो ट्रेनिंग है। अब डेवलपमेंट क्या है, ये क्या है, ये ओवरऑल ग्रोथ से डील करता है। देखो ट्रेनिंग मतलब सिर्फ उसकी स्किल्स, उसका टैलेंट, उसके पास क्या क्या मतलब कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। पर डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल ग्रोथ उसकी, मेंटली फिजिकली सब कुछ। तो डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर आता है ट्रेनिंग, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ फोकस नहीं करती कि नई स्किल्स सीखें, बट ऑल्सो हेल्प्स देम टू बिल्ड देयर पर्सनैलिटी। मैंने बोला ना, पर्सनैलिटी, मेच्योर बनो, रियलाइज देयर पोटेंशियल, वो अपना पोटेंशियल देखें, वो अपना कैलिबर देखें, हम किस काबिल हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, विच विल फर्दर लीड देम टू बिकम बेटर एम्प्लॉयज एंड बेटर पीपल। तो डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है। देखो ये हो जाता है पूरा हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। पर इसके अंदर कहीं आता है छोटा सा ट्रेनिंग, ये याद रखना है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं और उसके डीमेरिट्स, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये हम पढ़ते हैं। नहीं मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं, अच्छा बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा, तभी वो दे रही है ट्रेनिंग। फ्री फंड में तो कोई देगा नहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है, और एम्प्लॉयज़ को भी कुछ फ़ायदा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले वो देखते हैं बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स, ठीक है। मतलब आप प्रॉपर, ये नहीं कि पहले उससे करवा के देखो। अगर मान लो आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करो, मतलब आप सोचो कि इससे खुद ही करने देते हैं, अगर सही करेगा तो ठीक है, गलत करेगा तो इसको देखेंगे, जो भी करेंगे। ऐसे नहीं करना है, फिर वो रिसोर्सेज बर्बाद करेगा। आप पहले ही ट्रेनिंग दो उसको, और फिर देखो कि वो सही कर रहा है कि नहीं, तो प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। इनहेंसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, एफिशिएंटली करेगा। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ही तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसकी इनकम बढ़ेगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है। इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, फ्यूचर मैनेजर्स तैयार हो रहे हैं। इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोराल, उनका मोराल बढ़ेगा, वो सोचेंगे यार कंपनी हम पे इतना खर्चा कर रही है, हमको इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रही है, तो हम भी क्यों ना कुछ करें, तो उनका मोराल बढ़ेगा। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमने पढ़ा है ना, 11th क्लास में पढ़ा था। तो जब मान लो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन अच्छी नहीं है, पोजीशन एज इन वो अच्छा काम नहीं कर रही है, मार्केट में अच्छा चल नहीं पा रहा है, तो उस टाइम से, या फिर कोई नई अगर हमको चीज़ें लॉन्च करनी है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी, नए सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये क्या कौन देगा, ये हमारे एम्प्लॉयज़ ही देंगे। और एम्प्लॉयज़ कहाँ से देंगे, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है तो ही वो दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल रही है, डेवलपमेंट उसका हो रहा है, वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, और इसी तरह वो एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करता है। कैसे, उनकी खुद की स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव हो रही हैं डेफिनेटली। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर, ज़्यादा डेवलप होएगा, ज़्यादा उसका ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा काम करेगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। तो दोनों को क्या फ़ायदे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज़ को क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमने पढ़ लिए। अब बात आती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस। फटाफट से हम एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ये है हमारा ट्रेनिंग और ये है हमारा डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ट्रेनिंग की बात आती है, ये क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़। नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को इंक्रीज करने की, पर ये ओवरऑल ग्रोथ पे आपकी फोकस करती है। दीज आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट आर डिजाइंड फॉर द एम्प्लॉयज टू ग्रो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट द मेन एम इज टू हेल्प द एम्प्लॉयज टू डू द जॉब बेटर, एंड यहाँ पे मेन एम है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे देखो ट्रेनिंग हम इसलिए दे रहे हैं, ट्रेनिंग किसकी देंगे, काम से रिलेटेड ही देंगे ना, काम कौन सा, जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके यहाँ। पर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो ओवरऑल उसकी ग्रोथ हो, वो जो चीज़ें सीख रहा है वो आगे भी कहीं सीखे, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाए, कहीं और काम करने लगे, पर फिर भी रहे उसके दिमाग में सारी चीज़ें। ये जॉब ओरिएंटेड होती है, ये करियर ओरिएंटेड। जॉब मतलब जो वहीं कर रहा है, करियर मतलब
आगे तक काम साथ रहेगा डेवलपमेंट। इसका नैरो स्कोप होता है क्योंकि डेवलपमेंट का पार्ट है मैंने बताया, और इसका ब्रॉडर स्कोप है। ये ज़्यादा सूटेबल है टेक्निकल स्टाफ के लिए और ये ज़्यादा सूटेबल है मैनेजरियल स्टाफ के लिए। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग टेक्निकल स्किल्स और इट इन्वॉल्व्स टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल, मतलब इसमें सारी चीज़ें आती हैं डेवलपमेंट में। बेसिकली ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पार्ट ही है, मैंने बताया। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें पूरे उसके करियर पे, पूरे उसके पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रेनीज नॉन मैनेजरियल होते हैं क्योंकि मैंने अभी क्या पढ़ा है, यहाँ पे टेक्निकल होते हैं, यह पढ़ा है ना, टेक्निकल होते हैं यानी कि नॉन मैनेजरियल, और यहाँ पे मैनेजरियल हैं क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल नहीं है। हाँ वही चीज़। फिर नॉलेज इज इम्पार्टेड फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब। यहाँ पे जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग किस चीज़ की जाती है कि आपको ये काम कैसे करना है। मान लो आप प्लम्बर बन गए हो तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी आपको नल कैसे ठीक करना है। पर यहाँ पे क्या है, नॉलेज दी जाती है ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ओवरऑल सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ टेक द इनिशिएटिव इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं कि हम ट्रेनिंग दें अपने एम्प्लॉयज़ को। पर यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल्स टेक इनिशिएटिव बाय देमसेल्व्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, वो खुद मान लो कोई कोर्स करें, डिप्लोमाज होते हैं, वो कहेंगे कि हमारे पास ये भी सर्टिफिकेट है, मेरे को ये लैंग्वेज सीखना आता है, चलाना आता है, मुझे कोडिंग आती है, मुझे ये आता है, तो वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क पता चल गया। अब बात आती है ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन की। तो टाइम देखने दो भाई, क्या हो गया, हाँ फटाफट से। तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अपन ने पढ़ लिया। अब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन क्या था। एजुकेशन आपको पता है ना, नॉलेज इंपार्ट करना, पर ये तो हम ट्रेनिंग में भी कर रहे हैं, ये हम डेवलपमेंट में भी कर रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस हो गई। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, जस्ट अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ा। पर यहाँ पे क्या है, एजुकेशन में इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग भी आती है एजुकेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ को अपना काम सिखाना, यहाँ पे उनकी ओवरऑल ग्रोथ करना, पर यहाँ पे उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। ये है जॉब ओरिएंटेड, ये है करियर ओरिएंटेड, और ये है नॉलेज। नॉलेज जहाँ पर आ जाए, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, वो है आपका एजुकेशन। ये नैरो स्कोप है, ये ब्रॉडर स्कोप है, और ये सबसे ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप है इसका। ये बेनिफिशियल है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे क्योंकि हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, वो लोग प्रॉपर काम करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। और यहाँ पे क्या है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी और एम्प्लॉय के भी। पर यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिशियल फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। खुद की बात करें, एजुकेशन मैं ही तो लूँगी, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे खुद के गोल्स अचीव होंगे। तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये भी तीनों चीज़ें समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। दो चीज़ें पढ़नी थी ना आज, कंपोनेंट्स पढ़ने थे और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग डिटेल में। अभी जो ट्रेनिंग है ना, इसी के मेथड्स और होते हैं, दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पहला ऑन द जॉब और एक है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब का मतलब क्या है, ऑन द जॉब मतलब जॉब के साथ, ऑफ द जॉब मतलब जॉब के अलावा, जॉब से दूर, ठीक है। तो ये कैसे मेथड्स होते हैं, दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस, मतलब जहाँ पे आपका ऑफिस है वहीं पर ट्रेनिंग, वहीं पे काम, जॉब के साथ में ही ट्रेनिंग मिलेगी। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय, इट मीन्स लर्निंग वाइल वर्किंग, काम के साथ में लर्निंग, वर्किंग भी लर्निंग भी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, मेथड्स दैट आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, मतलब ट्रेनिंग यहाँ, सॉरी हाँ, नौकरी यहाँ है, ट्रेनिंग लेने कहीं और जाना है, ये समझ लो, ठीक है। इट मीन्स लर्निंग बिफोर वर्किंग, पहले सीखो फिर करो। और ऑन द जॉब मतलब सीखने के साथ साथ ही करते जाओ, लर्निंग वाइल डूइंग, ठीक है, यानी कि लर्निंग या फिर लर्निंग वाइल वर्किंग। और यहाँ पे क्या है, लर्निंग बिफोर वर्किंग, पहले सीखो फिर करो, ये नहीं साथ साथ में करते जा रहे हो। अब इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब के, देखो एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है हमारा, कोचिंग होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, जॉब रोटेशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, कॉन्फ्रेंसेस, फिल्म्स, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। पर लकीली आप, मतलब फॉर्चुनेटली आपके जो सिलेबस में है दैट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ओनली। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये आपने नहीं पढ़ना है। तो फटाफट से हम पढ़ते हैं पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में। ऑन द जॉब में देखो क्या होता है, 3 है ये। सबसे पहले आपके सिलेबस में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और इंडक्शन, जिसे हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। देखो ये क्या होता है, इट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स प्लेस द ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ वेल ट्रेंड पर्सोनल। अब आपको एक वेल ट्रेंड पर्सोनल मिलेगा आपको ऑलरेडी, जो उस
फील्ड का एक्सपर्ट है वही आपको काम सिखाएगा। दीज प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू ऑब्टेन स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ हायर लेवल्स, जैसे कि आपको हाई लेवल की स्किल्स, हाई लेवल की नॉलेज आप ग्रैब कर सको, क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, ऑलरेडी इस फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है। सच प्रोग्राम्स आर नेसेसरी फॉर पीपल एंटरिंग स्किल जॉब्स लाइक प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन एटसेट्रा। अब आप प्लम्बर की नौकरी करने वाले हो, इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करने वाले हो, कारपेंटर की नौकरी करने वाले हो, तो क्या होगा, आपको इस तरीके की अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत होगी, राइट। यानी कि आपको एक हाईली स्किल्ड इंसान होगा जो कि ये सारी चीज़ें सिखाएगा, जिससे कि आप सीख सको ढंग से। दीज apprentices are trainees who enter into these programs and invest some time working under the guidance of a professional or a trainer। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ में प्रोफेशनल तो है, ट्रेनर तो है। अब ऐसा नहीं है पहले वो सिखा रहा है फिर वो कहीं और जाके नल ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। वो मतलब जहाँ मान लो उसको ऑर्डर आया कि भाई हमारा नल खराब हो गया, प्लम्बर की बात कर रहे हैं, नल खराब हो गया, अब वो जाएगा तो उसके साथ में वो प्रोफेशनल भी जाएगा, वो बताता रहेगा उसको ऐसे ऐसे करना है, मतलब उसका जॉब भी चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है, यही होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है, द ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड अ स्पेसिफाइड टाइम हियर वेयर बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर्स आर ट्रेन टुगेदर। यहाँ पे दोनों तरीके के ट्रेनर्स, वो जो दोनों तरीके के लोगों को, लर्नर्स को साथ में ट्रेन किया जाता है। स्लो लर्नर्स में बी प्रोवाइडेड विद एडिशनल ट्रेनिंग, और जो थोड़ा जल्दी धीरे सीखते हैं उनको थोड़ी एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है, पर जो जल्दी सीख जाते हैं उनका काम चल जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप समझ आ गया, जो प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, ये सब लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है, इट इज़ अ कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स। तो मैंने बताया ना, कैंपस आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट्स। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं और बिजनेस फर्म्स जो होती हैं, एमएनसीज जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, उनका एक काइंड ऑफ टाइप होता है, कोऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज ट्रेनिंग्स आर जनरली अ जॉइंट प्रोग्राम, दोनों का जॉइंट प्रोग्राम है, आपके कॉलेज का और एक कंपनी का। कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड कंटिन्यू टू परस्यू देयर स्टडीज रेगुलरली। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, जैसे MBA कर रहे हो तो आपका जो फाइनल सेमेस्टर होता है, या फिर आपकी मैं बात करूँ BTech, तो उसमें भी जो फाइनल सेमेस्टर होता है, या फिर आपका B.Ed कह लो, आप टीचिंग कर रहे हो तो आप ट्रेनिंग करने जाते हो, आपको पता होगा, आपके तो घर B.Ed तो सब लोग करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। तो आपने देखा होगा ना, लड़कियां साड़ी वाड़ी पहन करके स्कूल जाती हैं, तो वो अभी इनकी नौकरी नहीं लगी है कहीं, तो पर वो क्या कर रही है, अपनी B.Ed तो कर ही रही है, फाइनल ईयर में है, पर साथ साथ में वो किसी और स्कूल में जाके पढ़ा रही है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अपनी परस्यू कर रहे हैं स्टडीज़ एंड ऑल्सो वर्क इन अ फैक्ट्री और ऑफिस टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए वो कहीं और काम भी कर रहे हैं, एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। तो इससे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। B.Ed में क्या है, B.Ed करने के बाद आपको टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, पर पढ़ाना ऐसा नहीं है थेरेटिकल हो, थेरी तो आपने पढ़ ली पहले साल, दूसरे साल में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत होती हैं। तो ये क्या है, एक आपका इंटर्नशिप हो गई। इसी तरह इंडक्शन और ट्रेनिंग। अब इंडक्शन और ट्रेनिंग बोलो, ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स द कंपनी। जो सबसे पहली बार मतलब ज्वाइन कर रहा है तो उसको वेलकम वगैरह करना, वो होता है इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया भी था। एंड गिविंग हिम द बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली स्टार्ट द वर्क। तो ये सारी चीज़ें उसको करनी है। ओरिएंटेशन मतलब होता ही इंट्रोडक्शन है, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, काम के बारे में बताना, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें। ये हो गए आपके ऑन द जॉब, ठीक है। ये क्या था, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। अब लास्ट आपका बचता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जिसमें कि सिर्फ एक ही आएगा, मैंने बताया था, वेस्टिब्यूल स्कूल। अब ये वेस्टिब्यूल स्कूल क्या है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर गिवन ट्रेनिंग। अच्छा, पहली बात तो ऑफ द जॉब है, तो यानी कि नौकरी के साथ में नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो कैसे होगा, एम्प्लॉयज़ आर गिवन ट्रेनिंग ऑन द इक्विपमेंट दैट दे विल बी यूजिंग ड्यूरिंग देयर जॉब्स। तो यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है जो वो अपनी नौकरी के दौरान यूज़ करेंगे, पर वो साथ में अभी नौकरी नहीं कर रहे, पहले उनको ट्रेनिंग ही दी जा रही है। पहले तुम ट्रेनिंग ले लो, बाद में जब भी कहीं नौकरी लगेगी तब उसको यूज़ करना। तो ये प्रोसेस होता है। थ्रू द ट्रेनिंग इज दो द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर, ठीक है। जैसे कि ये आपका ऑफिस है, ठीक है, ये है हो गया आपका ऑफिस, हाँ, और ये हो गया आपका यहाँ पे ट्रेनिंग जहाँ पे आपको मिलती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दूर है ये, ठीक है। द ट्रेनीज आर प्रोवाइडेड विद अ वर्क एनवायरनमेंट इन विच ऑल द पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, फाइल्स एंड मटेरियल्स आर यूज्ड एंड
टू बी यूज आर प्रेजेंट। तो जो भी चीज़ें इस ऑफिस में आपको यूज़ करनी है, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी मशीन्स, जो भी काम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, कुछ भी चीज़ें, कोडिंग फोडिंग, तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी ट्रेनिंग में। एज इट इज़ आपको वर्क प्लेस, वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा जैसा ऑफिस में होगा, पर ऑफिस के साथ में नहीं करना है आपको, ठीक है, ऑफिस के अलावा। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द एम्प्लॉयज नीड टू हैंडल एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जिससे कि क्या हो, साथ साथ में वो नौकरी करे तो खराब ना कर दे मशीन्स, कोई घपला मतलब कोई कबाड़ा ना कर दे। तो इसीलिए पहले सीख ले आराम से तू, फिर जा करके तू करना आराम से अपनी नौकरी। तो ये होता है वेस्टिब्यूल स्कूल। अब इसके बाद हमारे पास बचता है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में डिफरेंस, और इसके बाद एक और चीज़ है, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। हाँ, तो ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में देखो डिफरेंस क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब में क्या है, अप्लाइड टू द वर्क प्लेस वाइल एम्प्लॉयज एक्चुअली वर्किंग, साथ साथ में। और यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय अवे फ्रॉम हिज जॉब। फिर ये क्या है, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल लर्निंग वाइल डूइंग, काम के साथ में लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले लर्निंग बाद में डूइंग, ठीक है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज एट देयर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के मतलब ऑफिस में ही ट्रेनिंग मिलेगी, पर यहाँ पे अवे फ्रॉम देयर एक्चुअल वर्क प्लेस। सच मेथड्स आर सुटेबल फॉर टेक्निकल जॉब्स, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये टेक्निकल जॉब्स है। ये मैनेजरियल जॉब्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है आपका ऑफ द जॉब, हाँ, ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या, ट्रेनर्स आर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स और स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, पर यहाँ पे अकेडमिशियंस या फिर आपका प्रोफेशनल और टेक्नीशियंस ही होते हैं। अप्रोच ऑफ द ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल मतलब आप साथ साथ में करते जा रहे हो, ऑन द जॉब है ना, तो प्रैक्टिकल होता जा रहा है, पर यहाँ पे थ्योरेटिकल होता है, पहले आपको बता दिए फिर आप जाके अप्लाई करोगे, समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या, सच ट्रेनिंग मेथड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड चीपेस्ट, यहाँ पे इजी हो जाता है, कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि आप साथ साथ में करते जा रहे हो, कोई अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नौकरी में ही, ऑफिस में ही, ऑन द जॉब ही सिखा रहे हो। पर यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव ये नहीं होता, क्योंकि सेपरेट ट्रेनिंग रूम्स, स्पेशलिस्ट, ये सब लोग चाहिए, तो ये क्या है, इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ 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 डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को जाने से पहले, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।